अलग अलग रूप में पूजा करते हैं। मतलब हम ब्रह्मास्मि जो वेदांतिक फिलोसफी में हम पढ़ते हैं कि ब्रह्म हमारे अंदर ही है, अगर हम जीव मात्र की सेवा करें तो उस ब्रह्म की सेवा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एक विद्यार्थी अगर उसको जानता है, उनके विचारधारा से जुड़ता है, जब आप जुड़े थे तो आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आए थे, वो हम जानना चाहेंगे। मैं बीए का विद्यार्थी था 1964 में। उस समय तक मैं जीन पॉल सार्त्र की विचारधारा से संबंधित था और मेरा जीवन व्यावहारिक रूप में उसी ढंग का था। और 1964 में हमारे एक साथी ने उसकी 2 किताबें दी। उनका नाम है पथ के प्रदीप और मिट्टी के दिए। ये दोनों किताबों का एक एक शब्द मुझे इतना प्रभावित किया कि लगा कि एक एक शब्द अमृत है। और मैं ओशो के मार्ग पर चल पड़ा। आज तक मैं चल रहा हूँ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो मेरा कहना है कि जो आप कहते हैं कि उनके एक एक शब्द अमृत के समान है, तो हम वैसे कुछ ऐसे शब्द, ऐसे कुछ किताब के कुछ अंश आप बताना चाहेंगे जो आपके मस्तिष्क पटल पर आज भी अंकित हो, जिससे मतलब कि एक जो युवा पीढ़ी उसको जाने तो उनकी भी जिज्ञासा उस बुक को पढ़ने की हो। हाँ। एक उदाहरण के जरिए मैं बताता हूँ। एक शीशे का गिलास ले लीजिए जी, और उसमें आधा गिलास पानी रहे, आधा गिलास खुला रहे, तो दुनिया उसको देखती है। वो आधा गिलास, वो कहती है कि इसमें आधा गिलास पानी है, लेकिन ओशो का कहना है आधा गिलास खाली है। दुनिया कहती है कि आधा गिलास खाली है, आधा गिलास पानी है, लेकिन ओशो का कहना है कि नहीं, पूरा गिलास पानी है। मतलब पानी को भी ओशो ने उतना ही महत्व दिया जितना वायु को, जितना खाली को महत्व दिया। ये चीज़ मुझे प्रभावित की और आज तक वो द्वैत, जीवन में द्वैत है, ये हर समय घटित हो रहा है। और ये विचारधारा भी मेरी उसी तरह की हुई और तब से मैं एक आनंद अनुभव किया और उस आनंद की धारा आज तक बह रही है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने समाज को, या आप जैसे विद्यार्थी जीवन में थे तो उन्होंने एक ऐसा दृष्टिकोण आपको दिखाया जो दृष्टिकोण आप कहीं और नहीं ढूंढ पाए, और उससे आप अपने आप को काफी जुड़े हुए महसूस किए। क्योंकि किसी को भी हम तब अपना समर्पण करते हैं, अपने चित्त का, मन का समर्पण तब करते हैं जब हमारी जब अंतरात्मा तक वो हमें छू जाती है। तो ओशो की इन बातों ने आपको अंदर तक प्रभावित किया। तो हमारा ये है कि जैसे कि आज के समय में अगर देखा जाए तो ओशो की जो छवि है, लोग कहीं ना कहीं लोग जो मैं सोसाइटी की, मैं जितनी अंडरस्टैंडिंग जानता हूँ, जो हमारी मिलेनियल जनरेशन है, जो जेनजी जनरेशन है, ओशो को आज भी एक ऐसे फिलोसफर की तरह मानते हैं जो कि एक सेक्सुअल बिहेवियर को प्रमोट करने वाले एक फिलोसफर के रूप में मानते हैं। उस मिथ को आप एज ए उनके बोलते ना कि डीप फॉलोअर और डीप, उनसे जो आपने दीक्षा भी उनसे ली है, जो कि बहुत कम लोग आज के डेट में पूरे विश्व में बचे हुए हैं जो कि उनसे दीक्षा ली हो और आज भी मतलब कि इस धरती पर अपना योगदान दे रहे हो। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि उसकी इस फिलॉसफी को कैसे लोगों के मन से, इस मिथ को कैसे दूर किया जाए, क्या लोगों के अंदर भ्रांतियां फैली हुई है, हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे। ओशो की एक किताब है विज्ञान भैरव तंत्र। तीन तरह की
तीन मार्ग हैं, एक तंत्र है, एक मंत्र है, एक यंत्र है। तंत्र का संबंध वो कुंडलनी शक्ति से है, और मंत्र का संबंध ग्रीवा से है, गर्दन से है, और यंत्र का संबंध विज्ञान से है। तो वो ओशो की एक किताब है, संभोग से समाधि की ओर, जी, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस। ओशो ने खुद कहा है कि उस किताब के चलते मैं चर्चित हुआ पूरी दुनिया में, लेकिन उसके संबंध में लोगों की बहुत भ्रांत धारणा है। पहला तो आप उसका हेडिंग ले लीजिए, संभोग से समाधि की ओर। लोग समझते हैं कि थ्रू सेक्स समाधि तक पहुंचा जा सकता है। सुपर कॉन्शसनेस तक पहुंचने का मार्ग सेक्स है। सेक्स के थ्रू आप समाधि तक पहुंच सकते हैं। ऐसी बात ओशो ने नहीं कही है, खोखली इंटरप्रिटेशन है लोगों की। हाँ, ये जो है ज्यादा लोग यही समझते हैं। लोग की संकुचित सोच का मतलब, हाँ, जनरल सोच समझता है कि सेक्स से ही सुपर कॉन्शसनेस तक पहुंचा जा सकता है। मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि संभोग से समाधि का मतलब जो सब्जेक्ट है, जो विषय वासना से जो समाज जुड़ा हुआ है, जो एक मन जुड़ा हुआ है, उससे हम एक सुपर कॉन्शियसनेस के स्टेज तक कैसे पहुंचे, उसकी जर्नी को उसको बताने का काम करते हैं उसमें। यही थ्रू मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा लोग यही समझते हैं कि ओशो ने कहा है कि थ्रू सेक्स जो है सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंचा जा सकता है। मतलब वो मीन्स नहीं है, वो मीन्स नहीं वो है, नहीं है, वो मीन्स नहीं है, वो है, वो कहीं न कहीं है, लेकिन उसको थ्रू नहीं समझ के फ्रॉम समझा जाए। फ्रॉम वो एक डेस्टिनेशन का एक पॉइंट है। हाँ, वो सात वो शक्ति का केंद्र है ना। मतलब पहला स्टेज है वो एक सफर है, मतलब कि हमारा कहने का मतलब वो एक सफर है, सफर का एक पड़ाव है। हाँ, देयर आर 7 स्टेज। जैसे हम लोग में होता था कि पहले जैसे ब्रह्मचर्य होता था, फिर गृहस्थ होता था, फिर वानप्रस्थ होता था, उस तरह की जिस तरह जर्नी हुआ करती थी, उसी तरह से शक्ति की यात्रा है। शक्ति, और ये गलतफहमी के चलते ही ओशो को सेक्स गुरु समझा गया। उनको दुनिया आज भी सेक्स गुरु के बारे में मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सनालिटी और फिलोसफर का अगर हम किताब देना चाहे तो ओशो उसमें नंबर बनाएंगे। और जीवन के जितने आयाम हो सकते हैं सब पर ओशो ने कहा है। वो खुद उन्होंने कहा है कि उससे ज्यादा अच्छी किताबें मेरी हैं, क्योंकि उनकी 650 किताबें हैं। जितना ओशो 35 ईयर्स तक बोलते रहे, ओशो की 650 किताबें हैं, लेकिन वो किताब जितनी चर्चित हुई उससे ज्यादा अच्छा मटेरियल हमने दिया है, लेकिन उसी की चर्चा हो, जिसका मतलब कि इंडियन चित्त जो है उस सेक्स में सिर्फ इंडियन ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जितनी कुंठा है, भारत में जितनी कुंठा है, विदेश में उतनी नहीं है। कुंठा का रीजन भी है क्योंकि the things the sexual things are very cornered in the society. It is not availed before a certain age. मतलब कि एक धारणा है कि आपकी जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक आपका किसी से संबंध, एक मतलब कि सामाजिक दायरे में काफी गलत माना जाता है इसको। जब वही वेस्टर्न फिलोसफी में जाए तो वहां पे इस तरह की भावनाएं नहीं है, इसलिए कुंठा की थोड़ी कमी है, ऐसा माना जाता है। ये मेरा पर्सनल विचार नहीं है, जो कि हमारा समाज है। बायोलॉजिकल है सेक्स, ये तो बायोलॉजिकल, चूंकि उसी से तो है, उसी से तो हम आए हैं। प्रोक्रिएशन में चारों तरफ जो भी सृष्टि है, तो उसी के चलते जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव और जो है वो जो ऊर्जा है ऊर्जा का दो, जैसे फादर मदर के साथ वो जो होता है, वो तो पूरा साइंटिफिक है ना, कि एक्स वाई जैसे साइकोलॉजी में है कि एक्स और वाई का मिलन होता है तब फिर जो है बिल्कुल लोग ऐसी चीज
जो बिल्कुल साइंटिफिक है हाँ। उसको बहुत अलग सब्जेक्टिव वे में ले जाके हाँ। और उसको मिस इंटरप्रेट करके ओशो को समझे। हाँ इसी खैर वो एक संकुचित विचारधारा है, मैं हाँ, उसको हाँ। रिस्ट्रिक्ट करना चाहूंगा। और जैसे जैसे आज की डेट में जो डिजिटल एक्सेस लोगों तक पहुंच रही है, हाँ। ओशो के बहुत सारे जो वीडियोस भी लोगों तक पहुंच रहे हैं और ओशो को सही तरीके से लोग समझ पा रहे हैं। मैंने भी ओशो के बहुत सारे वीडियोस देखे। मेरी भी अवधारणा कहीं ना कहीं शुरुआत में वैसी थी, लेकिन जब मैंने ओशो को पढ़ा तो मेरी अवधारणा बदली, क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसी ऐसी बारीक बातें की है जो कि एक विद्यार्थी को अपने कॉन्शियसनेस के लिए बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि आपका कोई भी चीजों पे कंट्रोल अगर आपको करना है तो आप उस कंट्रोल के लिए सप्रेस मत कीजिए अपने आप को। लेट द थॉट्स फ्लो एज ए फ्री स्टेट, ठीक है। वो धीरे धीरे वो स्वतः नियंत्रित होने लगेंगे। आप जितना कम सप्रेस कीजिएगा वो थॉट्स उतने एग्रेसिव वे में आपके अंदर से बाहर निकलेंगे। तो ये बहुत प्रभावित करती है एज ए स्टूडेंट। खुद ओशो ने अपने बारे में कहा है कि मैं जो कह रहा हूँ उसको 200 वर्ष के बाद लोग समझेंगे। 200 वर्ष के बाद जो मैं कहना चाहता हूँ और जिस स्तर पर मैं बोल रहा हूँ, हमको तो बोलना है। अब जो लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं उसको न तो हमको थोड़ा लेवल नीचे लाके बोलना पड़ता है। मुझे एक चीज और पूछना चाहूंगा। हाँ। पर थोड़ा पर्सनल है कि जैसे कि समाज है, समाज कई बार ओशो से जैसे आप जुड़े हैं तो समाज के बहुत सारे बातों का आपको सामना करना पड़ा होगा। वैसे कुछ ऐसे इंसिडेंट अगर हमसे आप शेयर करना चाहेंगे। असल में वो हम लोग तो सन्यासी हैं। सन्यासी। 3 तरह की कैटेगरी है। ठीक है। एक जनरल लोग हैं, एक जो है ओशो का सन्यासी हुआ, ओशो को प्रेमी हुआ, एक जनरल लोग हुआ। 3 तरह की कैटेगरी है। तो जनरल लोग के बारे में तो चर्चा भी किए हैं। और जो आपको जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आपने वो फिलॉसफी जो कहा ना, फिलोसफर एक्चुअली वो क्या है, सत्य दृष्टा है वो सब। और फिलोसफिकल लेवल से भी ऊपर है। हाँ, क्योंकि फिलोसफी के बारे में कहा जाता है कि फिलोसफी एक ऐसी चीज है कि अंधेरे घर में एक बिल्ली है और उसके बारे में ही कर रहे हैं और बिल्ली वहां पर है नहीं। इसीलिए आज तक जो है, इसलिए ओशो जो है आपको वो जो 3 ठो मनोवैज्ञानिक हुए है ना, उस तीनों को ओशो रिबेल है। उन्होंने धर्म को लेके, जो हमारे रूढ़िवादी विचारधारा को लेके उन्होंने जो हमारे धर्म में जिस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उस पर भी बहुत ज्यादा उन्होंने बोला है सब चीज पर। तो उनका बस वो एक रिबेल थे। और आज की डेट में रिबेल लोगों को स्टार्टिंग में लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन क्योंकि वो उस समाज की उस सोच से कई साल आगे होते हैं। और वही चीज मैं जो देख रहा हूँ, जो समाज हमारे एज ए कॉन्शियसनेस स्टेज पे धीरे धीरे बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि ये विचार, जैसे कि आप हम बात करते हैं ओशो की, तो उन्हीं के समय के कंटेम्प्रेरी एक फिलोसफर और हुए हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति। हाँ, कृष्णमूर्ति खुद ओशो ने कहा है कि बुद्ध हैं वो। वो बुद्ध तो इन लोगों की विचारधारा आज भी लोग समझने के लिए काफी बहुत इंटेलेक्चुअल माइंड चाहिए। ओशो को समझने के लिए, जिद्दू कृष्णमूर्ति को समझने के लिए एक नॉर्मल माइंड और एक बोलते हैं ना कि एक सिंपल स्टेट ऑफ माइंड उसको नहीं समझ सकता है। आपको बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में उनको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इनको एक ओशो ने थोड़ा सा जिद्दू कृष्णमूर्ति की जो कॉम्प्लेक्स चीजें थी उसको काफी आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की? बस मोर और लेस मुझे जिद्दू कृष्णमूर्ति और ओशो के बहुत सारी थॉट्स में सिमिलरिटी मुझे देखने को मिलती है। वो ठीक है। वो आपको ओशो ने खुद कहा है कि जिस तरह से रेडियो में वेव लेंथ होता है, उस तरह से स्पिरिचुअल वेव लेंथ पर ये सारे लोग मौजूद हैं। जितने बुद्ध पुरुष हुए हैं, चाहे आज हैं और चाहे आगे होंगे, वो सब सेम वेव लेंथ पर हैं। और वो बुद्ध जो हैं, बुद्ध में और
कृष्णमूर्ति में और वो रामकृष्ण परमहंस में ये कोई अंतर नहीं है। सब में यही सिमिलरिटी है कि सबने अपने सब कॉन्शियस स्टेट को जगा लिया। हाँ, उन्होंने वो स्टेट को अचीव कर लिया, उस स्टेज तक पहुंचे हुए हैं वहां पर। हाँ, देखिए हाँ। 3 तो चीजें हैं ना, एक बॉडी होता है, एक माइंड होता है, एक सोल होता है, मोटा मोटी होता है। तो बॉडी तो खैर प्रकृति की चीज है, इसमें इससे कुछ छुटकारा है नहीं। माइंड जो है वो बीच का स्टेज है, समझे ना। उसका एक पोर्शन इधर आपको बॉडी से जुड़ा हुआ है, एक पोर्शन उसका आत्मा से जुड़ा हुआ है, बीच में एक हार्ट है। तो कहने का मतलब कि उसने कहा है कि हमारी जितनी भी शिक्षा है वो दिमाग की है, दिमाग की है। और दिमाग से, लेकिन मैं जो भी बात बोल रहा हूँ, दिमाग से उतरना है हार्ट में। क्योंकि हार्ट जो है वो, उसमें जो है वो जो पराशक्ति है जो कि चारों तरफ व्याप्त है, वो जैसे करुणा। मैंने खुद ओशो को देखा है कि उनकी आंखों में अनगिनत, मैंने असंख्य मुद्राएं उनकी थी, वो आंखों में प्रेम और करुणा का महासागर लहरा रहा था। बिल्कुल। तो मैं कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें पूछना चाहूंगा, पूछिए। क्योंकि जो कि मतलब कि हो सकता है कि आपको उसमें पसंद ना आए। हाँ। देखिए, ओशो ने किसी चीज के लिए वर्जित नहीं किया। हाँ। और आज का में भी देखिए बहुत सारी स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट है जैसे कि हमारे स्वामी प्रेमानंद महाराज, वो भी बहुत एक प्रबुद्ध पुरुष हैं, जो कि इंडिया में हमने भी सुना है और बहुत लोग ने उनको सुना है। बहुत अच्छी बातें करते हैं और हमेशा मतलब कि लोगों को सतमार्ग पे चलने के लिए बोलते हैं, ये किसी का भी मतलब कि ध्यान करने के लिए बोलते हैं, मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोलते हैं, मांस मदिरा को छोड़ने के लिए बोलते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जैसे कि दो कॉन्ट्राडिक्शन स्टेट में जो स्टूडेंट है, मैं कहना चाहूंगा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे जो हमें सुन रहा होगा, हमारे जो दर्शक होंगे वो सुन रहे होंगे, वो कैसे इन दो अलग अलग विचारधाराओं में कैसे सामंजस्य बिठाए कि कौन सही कौन गलत, ये कैसे वो फर्क कर पाए। हमारा कहना है कि एक बोलते हैं कि आप नॉनवेज नहीं खाइए, एक बोलते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप बस एक क्लीन स्टेट ऑफ माइंड रखिए। तो इन दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? मतलब आप समझ रहे हैं कि सोसाइटी में लोग कितना कंफ्यूज है कि किसको फॉलो करे, किसको नहीं फॉलो करे, या कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि ये तो एक दृष्टिकोण है ना, ये गलत है ना ये गलत है, दृष्टिकोण बदलती है। जैसे कि एक हम एक बुक का इसमें करते हैं, एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें बोला गया था, भगवती चरण वर्मा की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। उन्होंने कहा था कि सच, पाप और पुण्य कुछ ऐसा चीज नहीं है, ठीक है, कोई एक अलग चीज नहीं है, बस